हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर सेट 2 के एमसीक्यूज पर। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जेआईबी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इससे पहले हमने पेपर सेट 1 किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अभी हम पेपर सेट 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी डीलर सिस्टम इन गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन ईयर बाय ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको दो ब्लैंक दिख रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें आपको ईयर पूछा है, प्राइमरी डीलर सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये किया गया है 1995 में और आरबीआई ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड, और हमें कौन से करेक्ट है यह पूछा गया है। तो फर्स्ट है, दे आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विथ एटलीस्ट 85% ऑफ इट्स लोन एक्सटेंडेड विदाउट कोलेट्रल। यह फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, दे शॉल मेंटेन अ कैपिटल एडुकेसी रेशियो एज प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है यह पूछा गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट यह वित्तीय संस्थान होते हैं जो छोटे उद्यमियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें लोन देना, बचत, बीमा और अन्य वित्तीय उत्पाद शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे पूछा गया है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट, द प्राइमरी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एंड सेकेंडरी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई गलत है। दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट सेबी ही रेगुलेट करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकेंडरी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड स्टॉक आर सोल्ड टू इनिशियल बायर बाय द कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट एजेंसी बोरोइंग द फंड। तो यह भी गलत है। उसके बाद थर्ड, द फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज वॉज सेटअप इन बॉम्बे इन 1895। तो बीएसई बना था 1875 में, तो ये गलत है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, यानी हमारा डायरेक्टली फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं, एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट असिस्ट इन इनिशियल सेल ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट इज द इन्वेस्टमेंट बैंक। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी क्या होता है, सभी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो देश के नागरिकों या कंपनी द्वारा की जाती है, भले ही देश के सीमाओं के अंदर या बाहर हो, इसे हम जीएनपी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सी हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फर्दर द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्रीज। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। 1 2 3 4 हमें ऑप्शन दिया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो ये करेक्ट है। सेकंड, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये इनकरेक्ट है। पीयर टू पीयर लेंडिंग करेक्ट है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडियरी, तो ये फोर्थ करेक्ट है। तो 1 3 एंड 4 हमारे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चूज वन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों ऑकर होता है यह क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट, व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, नहीं ये इनकरेक्ट है। व्हेन पीपल आर वर्किंग स्लोली, इनकरेक्ट। व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल टू डूइंग, ये करेक्ट है। व्हेन पीपल आर नॉट पेड फॉर देयर जॉब, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, प्राइमरी मार्केट डील्स विद ट्रेड ऑफ न्यू इश्यू ऑफ स्टॉक एंड अदर सिक्योरिटी। तो ये करेक्ट है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कैपिटल मार्केट के दो पार्ट है। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ
यानी नए जो भी शेयर्स आ रहे हैं वो प्राइमरी मार्केट्स के थ्रू आते हैं। तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है सेकेंडरी मार्केट डील्स विथ एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रीवियस इश्यू सिक्योरिटी, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश direct British control from 1858 to 1947. The colonial government's official transfer of mummies to United Kingdoms were referred as। तो ब्रिटिश कंट्रोल के वक्त हम एक टैक्स देते थे यूनाइटेड किंगडम को, तो उसे क्या कहा जाता था? यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो उसे बोला जाता था होम चार्ज। तो होम चार्ज के इसमें भारत सरकार ब्रिटेन को कुछ राशि देती थी। होम चार्ज में डिविडेंड आता था, जो भारत सरकार ने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट, उसके बाद पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रहा है उसको लेके ये होम चार्ज बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के बारे में हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन से करेक्ट है यह पूछा गया है। ए ऑप्शन है इंडिया अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ 5 ईयरली प्लानिंग टू एड्रेस इट्स वेरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये करेक्ट आंसर है। 5 ईयर प्लानिंग हमारे इधर चलती थी। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर प्लान इन 1951। तो ये ईयर भी करेक्ट है, 1951 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया हैज वन ऑफ वर्ल्ड्स ब्लैंक ग्रोइंग इकोनॉमी, इट आल्सो हैज वन ऑफ मोस्ट सोसाइटीज। तो वर्ल्ड्स ग्रोइंग, तो फास्टेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। उसके बाद मोस्ट सोसाइटी, तो इंडिया में अनइक्वल सोसाइटीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 1991 में इकोनॉमिक्स पॉलिसी में क्या ऑकर हुआ था यह पूछा गया है। तो फर्स्ट है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज, नहीं, एग्रीकल्चर में कोई भी इंक्रीज नहीं देखा गया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, तो ये करेक्ट है। थर्ड है एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज, ये भी करेक्ट है। उसके बाद इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज, तो ये भी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 ये करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन से करेक्ट है। तो फर्स्ट है द बजट डॉक्यूमेंट रिलेट टू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बजट डॉक्यूमेंट का यह स्टेटमेंट गलत है, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए नहीं होता। नेक्स्ट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रन फॉर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 मार्च टू 28 फेब, तो ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है, तो ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, नाइदर 1 और नॉट 2, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन बॉन्ड्स आर बॉन्ड इशूड बाय, तो यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड कौन इशू करता है यह क्वेश्चन पूछा गया है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सोवरेन एंटिटी, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स एंड अलायंस एंड थर्ड है कॉर्पोरेट्स। तो ये तीनों भी ग्रीन बॉन्ड्स निकाल सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इन्वायरमेंट और जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए फंडिंग के लिए यूज किया जाता है। माइग्रेशन इन ऑफन द आउटकम्स ऑफ सीरीज ऑफ फैक्टर that are worsened by changing environmental condition as well as developmental and demographic situations. What are those factor? तो कौन से फैक्टर इसे इफेक्ट करते हैं यह क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, तो ये तीनों ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसका आंसर 1, 2, 3। व्हाट वेयर रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में क्यों लाया गया, उसके कुछ कारण थे, वह हमें बताने थे। तो 3 कारण दिए हैं।
इनमें से करेक्ट रीजन कौन से है यह हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट है रिड्यूस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये फर्स्ट सही है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो चुके थे। सेकंड है द निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हो चुका था, हम ऑयल भरपूर मात्रा में आयात करते थे, इसलिए निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो चुका था। सेकंड करेक्ट है। थर्ड है इंक्रीज इन डिफ्लेशन। तो ये गलत है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन हुआ था, डिफ्लेशन नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आंसर है। विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 provide legal support for CSR in India? CSR means corporate social responsibility. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यह 2013 कंपनीज एक्ट में आता है, और ऐसी कंपनी जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे अधिक है, या फिर उसका ईयरली टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक हो, तो उन्हें सीएसआर में 2% का खर्चा करना पड़ता है, जो कि देश के भलाई के लिए यूज होता है। जैसे कि शिक्षा क्षेत्र, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, पॉवर्टी, वुमन एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंट सब इन्वायरमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए और क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए। तो इसके लिए जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 135। इंडिया एम्स टू अचीव टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशन बाय विच ईयर। तो इंडिया का टारगेट है नेट जीरो इमिशन, तो ये है 2070। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर अ वर्कर हु वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए नीचे दिए गए 4 ऑप्शन करेक्ट, एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है ही गेट्स रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ। तो ये मिलता है। ही इज नॉट पेड फॉर लीव। अगर उसने छुट्टी ली है तो उसे पेमेंट मिलता है उस छुट्टी का। तो ये सही आंसर है बी, नॉट अप्लीकेबल फॉर वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो बी हमारा आंसर होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है पोस्ट लिबराइजेशन इन 1990s also economy was open to great extent and India become practically convertible on current account। तो ये करेक्ट है, 1990s में लिबराइजेशन हुआ था। This led to increased turnover in forex market which rose from approximately USD 6 billion daily in 2000 to USD 70 billion daily at present। तो फॉरेक्स मार्केट के रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि डेली 6 बिलियन का मार्केट था 2000 में, अभी 70 बिलियन का मार्केट है अभी रिसेंट में। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल प्रोडक्ट आर ब्रॉट एंड सोल्ड। फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया इन्वॉल्व द ग्रेव रैपिडली एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिबराइजेशन मेजर टेक इन द 1990s। तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन परफॉर्म बाय मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के फंक्शंस पूछे गए हैं, कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट है इट प्रोवाइड इक्विलिब्रिटी मैकेनिज्म फॉर डिमांड एंड सप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म फंड। इट enables borrowers and lenders of short term funds to fulfill their borrowing and investment requirement at an efficient market clearing price। थर्ड है it provides an avenue for central bank intervention in influencing both quantum and cost of liquidity in financial system, thereby transmitting monetary policy impulses to real economy। तो यह तीनों भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। व्हाट इज मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ये क्या है, RBI या अन्य केंद्रीय बैंक 1 या 3 साल की अवधि के लिए रेपो रेट के दर पर बैंकों को लोन देता है। तो इसमें यही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पीरियड कितना है। तो मैक्सिमम पीरियड है 3 साल, और 1 साल से 3 साल के बीच LTRO आता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम में कौन सा ट्रू नहीं है, इन 4 स्टेटमेंट से यह पूछा गया है।
फर्स्ट स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट इज टू अकाउंट फॉर मनी फ्लो बिटवीन वन कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर हमें देखना है कि नॉट ट्रू कौन से हैं। स्टेटमेंट 2, IMF led the developing country helping them investment in their infrastructure such as new roads, dam, electric power plants। तो IMF ये नहीं करती, वर्ल्ड बैंक करती है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है। उसके बाद स्टेटमेंट 3, वर्ल्ड बैंक हेल्प कंट्री फाइनेंस और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो ये गलत है, वर्ल्ड बैंक इसमें हेल्प नहीं करती, तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कौन है, इन चारों में से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो ये करेक्ट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रजिस्टर विथ सेबी, करेक्ट है। वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड विथ सेबी, करेक्ट है। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये भी करेक्ट है, तो चारों भी करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज टू करेक्ट आंसर। फर्स्ट है द BOP deficit indicate India's export is more than its import। BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड सेकंड है द BOP स्टेटमेंट हेल्प द गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसीज। तो इसमें करेक्ट कौन सा है, यह पूछा गया है। इसका आंसर है दोनों ही करेक्ट आंसर है हमारे। फिल इन द ब्लैंक्स है द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड इन ईच सेक्टर during the particular year, provided total production of sector of that year and sum of the production in three sector gives what is called of country। तो ये GDP बोलते हैं इसे, GDP की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट है जीरो हंगर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, जीरो हंगर। इसलिए इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 ऐसे लक्ष्य लिए गए हैं जो 2030 तक हमें दुनिया से खत्म करने हैं। इसमें फर्स्ट आता है नो पॉवर्टी, उसे नाम दिया गया है SDG 1। उसके बाद जीरो हंगर SDG 2, तो हमारा आंसर है SDG 2। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वेलिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, और सेवंथ है क्लीन एनर्जी। तो इसे आप 7 ध्यान में रख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RBI हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स डिजिटल करेंसी CBDC। RBI डिजिटल रुपी विल बी ट्रीटेड एज। तो RBI ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है CBDC। तो ये डिजिटल रुपी को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो हम इसे फिएट मनी बोलेंगे, और गोल्ड या सिल्वर हम उसे रिप्रेजेंटेटिव मनी बोलते हैं। कंसिडर अ गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन which is closely related to this statement। It was enacted in 2003 to bring transparency and accountability in conduct of fiscal and monetary action of the government। तो ये हमें पूछा है कि ये स्टेटमेंट किस रिलेटेड है, तो इसका आंसर है FRBM एक्ट। FRBM यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये 2003 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के बजट घाटे और डेब्ट को नियंत्रण करना, सरकार की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और आर्थिक विकास में स्थिरता बनाए रखना, यह इसका काम था। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ट्रू अबाउट मनी, यहाँ पे नॉट ट्रू लिखा है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इंडिया गॉट इट्स सेंट्रल बैंक इन 1965, इट्स नेम इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये गलत है, डायरेक्टली हमें समझ रहा है थर्ड, सेकंड और थर्ड। तो हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1, मनी कैन नॉट एक्ट एज कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, तो ये सही है। सेकंड है एट हायर इंटरेस्ट रेट डिमांड ऑफ मनी कम्स डाउन, ये भी करेक्ट है। फोर्थ, द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय पब्लिक और बाय कमर्शियल बैंक एंड इट्स कॉल्ड हाई पावर्ड मनी एज इट एक्ट्स बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 3 हमारा गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत ही फाइंड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट
रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट जो कौन सा करेक्ट है यह पूछा गया है। तो फर्स्ट है बिजनेस साइकिल ऑकर पीरियोडिकली ऑल्थ्रो दे डू नॉट exhibit the same regularities. Second है business cycle have distinct phases of expansion, peak, construction and growth. Third है business cycle are exceedingly complex phenomena. Business cycle have serious consequences on the well-being of society. तो ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें याद रखना है। इस पे एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा जेआईबी के पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल। तो फर्स्ट है बिजनेस साइकिल आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल। बिजनेस साइकिल शोन्स a wave like moment during boom period production capacity are fully utilized. Business cycle are pervasive in their effect. Cyclic functions are recurring in nature. तो इनमें से हमारे करेक्ट कौन से हैं? तो ये सभी हमारे करेक्ट है रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल। Which of the following is correct combination of minimum capital requirement for setting up the bank? मिनिमम कैपिटल हमें कितना लगने वाला है नीचे दिए गए बैंकों को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो पेमेंट बैंक के लिए 100 करोड़, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए 500 करोड़। तो ये तीनों भी करेक्ट है, ये हम ध्यान में रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज इज नॉट सुपरवाइज बाय एनपीसीआई। तो एनपीसीआई सुपरवाइज नहीं करता इन चारों में से एक को, तो उसका नाम है आरटीजीएस। आरटीजीएस और नेफ्ट आरबीआई ही करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक आर रजिस्टर्ड बाय सेबी। मर्चेंट बैंक प्राइमरीली डील विथ डेप्ट एंड डेप्ट रिलेटेड फाइनेंस। मर्चेंट बैंक आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड रहते हैं, तो ये करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट था, सेकंड गलत है। फोर्थ देखते हैं, मर्चेंट बैंक आर मेनली फाइनेंशियल्स। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, नॉट ट्रू पूछा गया है तो सेकंड और फोर्थ गलत है। फाइनेंशियल मार्केट इंटीग्रेशन डज नॉट कंट्रीब्यूट इन। फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डज नॉट कंट्रीब्यूट इन, तो फाइनेंशियल मार्केट किस में कंट्रीब्यूट नहीं करता, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है रिड्यूसिंग कंपटीशन इन मार्केट। तो मार्केट में कंपटीशन कम नहीं करता फाइनेंशियल मार्केट। फाइंड द करेक्ट मैच। इसमें आपको करेक्ट मैच देखा पूछा गया है, तो फर्स्ट तो गलत है, साइंस ऑफ वेल्थ भी गलत है। थर्ड देखते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्टार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस। तो रॉबिन इसका करेक्ट आंसर है। साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ ने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेंट्रल क्वेश्चन दैट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर। तो इसका आंसर है वेन आर गुड प्रोड्यूस। तो ये क्वेश्चन सेंट्रल क्वेश्चन नहीं है। और सेंट्रल क्वेश्चन कौन से हैं? व्हाट इज प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हु कंज्यूम व्हाट, हाउ आर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। तो ये सेंट्रल क्वेश्चन है और हमें पूछा गया है कि कौन सा सेंट्रल क्वेश्चन नहीं है, तो ये वेन आर गुड प्रोड्यूस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इकोनॉमिक्स में। द टर्म इकोनॉमिक्स इट्स ओरिजिन टू ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिक्स वर्ड आया है, तो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड कौन सा था? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिया। प्राइस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्राइस थ्योरी किस इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूशन था? प्राइस थ्योरी था डेवलपमेंटल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड किस वजह से होता है? और ये होता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड। कौन सा? तो जब प्राइस बढ़ता है गुड का तब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है। द मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ वॉचेस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो मोमेंट डिमांड कर्व में कब होता है? जब डिमांड में चेंजेस होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यह इसका आंसर है। इन द लास्ट 4 डिकेड्स इंडिया हैज फेस्ड द फॉलोइंग मेजर शॉक्स। तो इंडिया ने 4 डिकेड्स में कौन से मेजर शॉक्स फेस किए हैं? तो फर्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ था 1991 में।
ये करेक्ट है। सेकंड है 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, करेक्ट है। कोविड-19 आया था पैंडेमिक, तो ये भी करेक्ट है। तो इसके आंसर होगा तीनों भी करेक्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है एज इनकम इंक्रीज द कंज्यूमर विल गो इन superior goods and consequently the demand of inferior good will fall. Second statement है when income increase the money spent on necessary of the life may not increase in same portion. तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट को हमें देखना है कि कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। जब इनकम इंक्रीज होंगी तो कंज्यूमर सुपेरियर प्रोडक्ट के तरफ जाएंगे। द पेनल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ CSR प्रोविजन आर। CSR के बारे में अभी हमने देखा था, तो अगर ये उसको कंप्लायंस नहीं किया तो उसके लिए पेनल्टी है कंपनी और कंपनी के जो ऑफिसर है जिन्होंने डिफॉल्ट किया उनके लिए। तो फर्स्ट दिया गया है एटलीस्ट 1 करोड़ फॉर डिफॉल्टिंग कंपनी, एटलीस्ट 2 lakhs फॉर ईच डिफॉल्टिंग ऑफिसर, और थर्ड है इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन फॉर मैक्सिमम 3 ईयर फॉर डिफॉल्टिंग ऑफिसर। तो कौन से पेनल्टीज दिए जाते हैं CSR नॉन कंप्लायंस के लिए? तो ये CSR बड़ी कंपनी में होता है तो उनको 1 करोड़ दिया जाता है पेनल्टी। उसके बाद 2 लाख डिफॉल्टिंग ऑफिसर को दिया जाता है। तो 1 और 2 करेक्ट है, इसमें जेल नहीं होती। अंडर द प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा योजना PMSBY, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना स्कीम इज अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ। तो PMSBY यह है 18 to 17 ईयर्स के बीच के लोगों के लिए। 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा है यह। और दूसरा है PMJJBY, यह 18 से लेके 50 ईयर के बीच के लोगों के लिए स्कीम है। अटल पेंशन योजना इज अ पेंशन स्कीम दैट इज नॉट फोकस ऑन। अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए ही यूज होती है, यानी उनको फोकस करके ही ये बनाई गई है। तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, आप इसे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू CSC स्टैंड फॉर, सॉरी CIC स्टैंड फॉर। CIC का लॉन्ग फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछा गया है, डेरिवेटिव क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है whose value changes in response to the change in specified interest rate, security price, commodity price, foreign exchange rate, indexes of price and rate, credit rating or credit index or similar variable. Second है that required no initial net investment or little initial net investment relative to other type of contract that have similar response to changes in market condition. और थर्ड है दैट इज सेटल इन फ्यूचर डेट। तो ये तीनों ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। तो आपको डेरिवेटिव के रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। तो गुड और सर्विसेज के जब प्राइस बढ़ते हैं उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो यह हमारा आज का MCQ सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं और सेट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगले वीडियो में आपको मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे वो करने की कोशिश करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। जो 100 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और उसे देखिए। थैंक यू सो मच।